हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता और आज मैं डिस्कस करूंगी क्लास 6 मतलब एससीईआरटी की बुक क्लास 6 की ज्योग्राफी भूगोल, जिसमें कि मैं ऑलरेडी आधा चैप्टर करवा चुकी हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एससीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पे जाएंगे तो देखेंगे तो आपको जो है वहां पे अच्छे से मिल जाएगी वीडियो और आप अपना जो है खुद का नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आधा चैप्टर जो है मैं आज करवाऊँगी, आज ये फिनिश हो जाएगा। आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी देने चाहते हैं, पेपर 2 आपका अगर एसएसटी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो हमारा पेपर 2 एसएसटी है यूपी टेट के लिए, उसमें एससीईआरटी की बुक बहुत ही मेन होती है। चाहे वो एसएसटी हो या साइंस हो, आपको एससीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी 6 to 8 के लिए। जैसे हम सी टेट के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वैसे ही इसके लिए जो है एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब तो रही बातें। और एक एडवाइस मैं करूँगी आप लोगों को कि ये जो है आप लोगों को कहीं से इधर से उधर मतलब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक जो है जितने भी अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, अगर आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसको देखकर आपको अगर आप लिखते हैं तो इससे क्या होगा, आपका लिखा हुआ जो है चीज़ें अपने माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहता है और जब एग्ज़ाम पास में आता है तो आपको एक रिवीजन करने में हेल्प मिलती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन मैंने किया है, पॉइंट्स बना के उनको जो है नोट डाउन करते चलिएगा। और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो फैक्ट्स बताऊँगी वो भी नोट डाउन कीजिएगा। इसलिए वीडियो जो है आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। बाकी तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगी, जिसको बहुत ही ईजिली बस पीडीएफ देखना है तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है। बाकी जिनको समझना है तो वो समझ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। ये सब रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात, चैप्टर को समझने की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहला क्या है, अर्थ। मतलब कि हमें इसमें सबके बारे में, सभी ग्रहों के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो कि अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, क्लास 6 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ के बारे में क्या बोला गया है, अगर आप जाने तो ग्रहों में जो है अर्थ की बात करते हैं, मतलब पृथ्वी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, हमारा बुध, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है हमारा कौन सा होता है, शुक्र, बुध शुक्र। फिर तीसरा क्या होता है, पृथ्वी। मतलब कि अगर ये सूर्य है, सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रहों में पृथ्वी की कौन सी संख्या है, तीसरी। मतलब सूर्य से दूरी के क्रम में जो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यही बात बोला गया है। ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम आकार में देखें, मतलब उसका आकार कितना बड़ा है, तो उसमें जो है पृथ्वी का 5वां नंबर आता है। सबसे पहला नंबर जो आता है वो है बृहस्पति। अगर नहीं कहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए, बृहस्पति होता है, शनि होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, देन आपका आता है पृथ्वी। मतलब कि आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है लगभग कैसा है, गोल आकार की है, लेकिन पूरा गोला नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी को बताना है तो हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी जो है लगभग एक गोल आकार की है। ये जो है ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी, मतलब ये जो है ध्रुव, ये ध्रुव होता है ना, इसे ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे आप लोगों को बताऊं, जब तो ये हमारा अगर इक्वेटर लेते हैं, इक्वेटर मतलब कि विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर हमारी कर्क रेखा जाती है, इसके नीचे जो होती है विषुवत रेखा के नीचे, ठीक है, यहाँ पे जो है मकर रेखा आती है इसके नीचे, ठीक है। ये चीज़ें मैं सब समझाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये आर्कटिक वृत्त होता है, फिर यहाँ पे आ जाता है क्या, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो ध्रुवों पर जो है पृथ्वी थोड़ी सी जो है चपटी होती है, ठीक है। और मध्य भाग में जो है क्या होता है, अगर इसको देखें आप, एक मिनट, हाँ, जो मध्य में होता है तो यहाँ पे जो है ये क्या होती है, उभरी हुई, ध्रुवों पे थोड़ी चपटी होती है और मध्य भाग में उभरी हुई होती है। इसी को जो है इसलिए इसी के आकार को, मतलब पृथ्वी के इस आकार को क्या कहा जाता है, भू आब। क्या कहते हैं, भू आब। तो याद रखिएगा, भू आब या जियोइड कहा जाता है किसको, पृथ्वी के आकार को। और पृथ्वी का आकार कैसा बोला गया है, ये ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई होती है, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो पृथ्वी पर मौजूद है। यहाँ पे हवा, पानी, मतलब कि जितना हरियाली होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे ले लेते हैं। तो जो एक फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब जो अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए एक मनुष्य को, एक प्राणी को जीवन जीने के लिए, तो वो पृथ्वी पर सब जो है मौजूद है। इसीलिए पृथ्वी को है एक और नाम दिया जाता है, हरित ग्रह। हरित ग्रह क्यों कहा जाता है,
क्योंकि पृथ्वी पर जो है अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं जीवन जीने के लिए, इसलिए इसे हरित ग्रह का नाम दिया जाता है। भू आब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी जो है कहाँ पे, ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है, इसी के आकार को जो है भू आब कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जल है, पृथ्वी पर हम सब लोग जानते हैं कि जल की बहुत ही ज़्यादा अधिकता है। जल की अधिकता के कारण अगर हम अंतरिक्ष से मतलब आसमान से ऊंचाई से जब नीचे देखते हैं तो पृथ्वी जो है पूरा कैसा दिखता है, नीला। इसीलिए इसे जो है नीला ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है, मतलब नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भूआब, हरित ग्रह, नीला ग्रह, ये तीनों ही पृथ्वी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार इसको कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ये जो है तीसरा ग्रह, और अगर इसकी उसका आकार की बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये तो हो गई हमारी पृथ्वी के बारे में बात। आगे समझते हैं, आगे क्या बोला गया है। उपग्रह, अगर उपग्रह की बात करें तो आपको एक मोटा मोटा समझ लीजिए उपग्रह होता क्या है। वो आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए सूर्य की चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपग्रह। ठीक है, तो वही बोला गया है आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड क्या होता है? आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड, मैंने जो है पार्ट 1 में बताया था, वो सभी वस्तुएं जो आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं। लाइक आपका सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, तारे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सभी आकाशीय पिंड जो अपने 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 ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपग्रह। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या कहेंगे, चंद्रमा जो है, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी का एकमात्र जो है क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अब ये तो पृथ्वी की बात की गई, और कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। क्या होता है? मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक होता है फीबोस, क्या होता है, फीबोस, और एक होता है डीमोस, डीमोस। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। ठीक है, और इसके बाद ही ये तो मंगल के बारे में हो गया। बृहस्पति, बृहस्पति का जो है लिख लीजिए गैरीमिडे। ठीक है, गैरीमिडे जो है बृहस्पति का है। और मंगल ग्रह पर जो है एक सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कई बार जो है ये क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ओलंपिया, निक्स ओलंपिया जो है लिख लेना। जो है मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो निक्स ओलंपिया है। 2 इसके उपग्रह फीबोस और डीमोस। अब इसके अलावा बात करें हम बृहस्पति के, तो गैरीमिडे जो है इसका उपग्रह है। अब शनि का भी उपग्रह का नाम लिख लीजिए। सबसे बड़ा जो शनि का उपग्रह है वो क्या है, टाइटन। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या है, शनि का। ठीक है, शनि का जो है उपग्रह है। अब इसके बाद जो है एक कौन सा बताया था मैंने, बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति, इसका क्या है, गैरीमिडे, गैरीमिडे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, गैरीमिडे। तो ये तो इनके बारे में रही बातें, ग्रहों के बारे में, इनके उपग्रहों के बारे में। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सौर मंडल के ग्रहों की तुलनात्मक श्रेणी है। अब ये तो देख लीजिए यहाँ पे, बुध, इनके रंग पता होना चाहिए। जो बुध है, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, ये इसका जो रंग है, इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन, भूरा। ठीक है, शुक्र का हल्का पीला होता है। वहीं पर अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का कैसा है, नीला। तो क्या देखा आपने यहाँ पे, पृथ्वी का जो है कैसा है, तो पृथ्वी का जो है हल्का क्या दे रखा है, पीला। शुक्र का हल्का पीला। पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी क्योंकि ऊपर से देखने पर जो है, अगर हम आकाश से देखें तो पूरा नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये नीला हरा है। ठीक है, हरियाली भी पाई जाती है, इसीलिए नीला और हरित ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। मंगल की बात करें तो ये लाल और भूरा है। बृहस्पति का गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी बनी हुई है। शनि का सुनहरा पीला है। ये सभी कलर जो है सबके पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये एससीईआरटी की बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे करके बनाया गया तो पूछ सकता है। यूरेनस का आसमानी है, नेपच्यून का गहरा आसमानी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिएगा। और उपग्रहों की संख्या पूछते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो है एकमात्र इसका उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, मंगल पर जो है 2 उपग्रह हैं, जिसमें मैंने बताया क्या, फीबोस और एक क्या बताया, डीमोस। ठीक है, डीमोस। अब दूसरा जो है बृहस्पति, बृहस्पति पर 69 उपग्रह हैं, लेकिन सबसे जो इसका बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, गैरीमिडे। कौन सा, गैरीमिडे।
मिरे। ठीक है, अब बात करते हैं हम शनि का, तो इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें इन ग्रहों की संख्या भी याद कर लीजिएगा। यूरेनस का कितना है? 27, शनि का 62 है और नेपच्यून का कितना है? 14 है। ठीक है, और ये बदलते रहते हैं, तो इसको आप लोग जो है एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ये दोनों तो करेक्ट है, इनके जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये भी करेक्ट है। बाकी इनकी संख्या हमेशा बदलती रहती है, तो वो आप खुद चेक करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, मैं तो इसमें जो लिखा है वो बता रही हूँ, बाकी अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं बता दूंगी, पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है चंद्रमा, पृथ्वी के उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जो है हमें जानना जरूरी है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। याद रखिएगा, इसका व्यास जो है, क्या बोलते हैं, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब कि जो पृथ्वी का व्यास है, मतलब उसका जो डायामीटर है, उसका जो है केवल 1/4 ही चंद्रमा है। यह हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक निकट, मतलब हमारी, ये हमें दिखाई देता है, इसका मतलब पृथ्वी से बहुत ही निकट स्थित है, इसलिए जो है ये हमें दिखाई देता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, इसलिए आकाशीय पिंड भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आकाशीय पिंड किसको कहा जाता है? वे सभी वस्तुएं जो आकाश में चमकती हैं, जिसमें कि हमारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे जितने भी हैं, ये सब जो है शामिल है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, इसलिए बोला जाता है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित जो है ये एक आकाशीय पिंड है। ठीक है, पृथ्वी से इसकी जो दूरी है कितनी है, आता है क्वेश्चन में कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो ये याद रखिएगा 3,84,000। कितना? 3,84,000। ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर जो है की दूरी है, मतलब इन दोनों के बीच में इतनी दूरी पड़ती है। अब अब क्या बोला जा रहा है? एक मिनट। हाँ, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, किसका? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश अवशोषित करता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को जो है क्या कहा जाता है? चांदनी, मतलब मून लाइट कहते हैं। तो इसके बारे में जो है यही है। और अगर पूर्णिमा अमावस्या के बारे में तो आप लोग जानते हैं, 15 दिन के बाद जो है अमावस्या के 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, जिसमें कि जो है ये पूरा चमकता है, रात भर पूरा उजाला रहता है। ठीक है, उसके 15 दिन बाद अमावस्या। ठीक है, तो आगे चल देखते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसको अच्छे से समझाऊंगी, तो आप लोग बस जुड़े रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि क्या बोला है, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर, मतलब कि शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो है घड़ी के उल्टी दिशा में चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो है सुई की विपरीत दिशा में, मतलब सुई अगर ऐसे घूमती है तो ये सभी जो ग्रह हैं कैसे घूमते हैं? ऐसे, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे। ठीक है, और अगर परिभ्रमण करते हैं, इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा जो है घड़ी की सुई, मतलब शुक्र और यूरेनस की जो परिभ्रमण की दिशा होती है वो सुई के जैसे सुई घूमती है उस दिशा में करते हैं, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं वो सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, ये याद रखिएगा। आगे हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मैंने पहले ही बताया था जब आप लोगों को मैं ग्रहों के बारे में बता रही थी। क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एक पट्टी है। ठीक है, असंख्य देखे होंगे छोटे छोटे जो है कण दिखाई देते हैं, उसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच, जैसे कि अगर ये सूरज है तो यहाँ पे हमारा बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, फिर यहाँ पे मंगल, भाई इनके बीच में जो है असंख्य छोटे छोटे कण होते हैं। फिर ये बृहस्पति आता है, शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी? ये जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े जो है करोड़ों वर्ष पहले जो है विस्फोट में ये बिखर गए थे। इस तरीके से इसमें देखो ये दिखाया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं उल्का पिंड की, कि उल्का पिंड क्या होते हैं, इसको समझिएगा। उल्का पिंड मतलब मेटेरॉइड्स जो होते हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब अगर हमारा ये सूरज है तो ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनको जो है क्या कहा जाता है? उल्कापिंड। मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उल्कापिंड। कभी कभी ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आकर जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें घर्षण करके जो है ये नीचे गिर जाते हैं। आपने कई
बार सुना होगा कि जब पृथ्वी पे जो कुछ चमकती हुई चीज़ जो है नीचे गिरी, लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा, तो वो वही है। उल्का पिंड उसी को कहा जाता है जो कि सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जो उसे रगड़ खाकर नीचे गिर जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। पुच्छल तारे समझते हैं, पुच्छल तारे को ही धूमकेतु कहते हैं, मतलब कॉमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझिएगा। तो बहुत सारे जो है, अगर आपने सुना होगा कि पुच्छल तारे क्या होते हैं? बर्फ, धूल, गैसों से बने हुए आकाशीय पिंड। अब आकाशीय पिंड तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो सभी वस्तुएं जो हमें आसमान में जो है चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें सूर्य भी, चंद्रमा भी आ जाएगा, आपके जो भी तारे हैं वो आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि पुच्छल तारे या धूमकेतु जो है चट्टानों, बर्फ, धूल, गैसों से बने हुए आकाशीय पिंड होते हैं। ये आकाशीय पिंड अक्सर क्या होता है कि अपनी कक्षा में ही घूमते हैं। ये जो आकाशीय पिंड होते हैं क्या होता है? अपनी ही कक्षा एरिया में घूमते रहते हैं और कई बार ये क्या होता है? सूर्य के पास आ जाते हैं और सूर्य के ताप के कारण जो ये गैस, धूल या बर्फ है, ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा आसमान में कि जहाज जैसा कोई चीज़ जा रही है और उसके पीछे एक लाइन बनती हुई चली जाती है। तो वो लाइन क्या होता है? वो लाइन ही जो होता है, एक लंबी सी जो पूंछ जैसी दिखती है, वही पुच्छल तारे होते हैं, ठीक है। तो सूर्य के ताप के कारण ये गैसें जो हैं, धूल है, मतलब बर्फ है, ये किस में परिवर्तित हो जाती है? वाष्प में। और यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली ये पूंछ के रूप में जो है हमें दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है? पुच्छल तारे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। अब आप सोचते होंगे कि जो धूमकेतु, पुच्छल तारे दिखाई देते हैं, मतलब कि जो पूंछ दिखाई देती है, हमेशा वो बाहर की तरफ क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है तारे का जो सिर है वो सूर्य की तरफ होता है और जो उसकी जो पूंछ वाला एरिया आप लोगों को दिखाई देता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, इसलिए वो हमें क्या होता है? चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कुइपर मेखला क्या होता है? कुइपर बेल्ट किसे बोलते हैं? तो यह जो है नेपच्यून के, अगर बात करें कि यह किसके पास? नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरे पर एक तस्तरी केप बद्ध के आकार की एक बहुत बड़ी सी पट्टी होती है। इसमें जो है बहुत सारे खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं, जिनमें कई बर्फ से बने होते हैं, कई धूमकेतु। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं कि खगोलीय पिंड क्या है, ठीक है, धूमकेतु क्या है। तो ये जो है किससे? बर्फ से बने होते हैं। धूमकेतु भी इसी क्षेत्र में आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ जो ग्रह जैसे कई बड़े बड़े आकाशीय पिंड हो सकते हैं, प्लूटो भी इसी मेखला में जो है स्थित है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं प्लूटो जो है अब बाहर निकाल दिया गया है। 2006 से पहले जो है हमारे 9 ग्रह होते थे, लेकिन प्लूटो जो है बहुत दूर चला गया, जिसके कारण जो है वो 9 ग्रहों में से वो निकल गया है। अब उसे क्या इसीलिए बोला जाता है कि जो है अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अच्छा, 2006 से पहले मतलब यम प्लूटो 9वां ग्रह था, नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो है यम ग्रहण को इसकी श्रेणी से हटा दिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कब हटाया गया था? 24 अगस्त 2006 को, ठीक है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हटाया था यम को, किससे? 9 ग्रहों की श्रेणी से। आगे चलो, आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। एक मिनट, ये पेन का बहुत बड़ा चक्कर रहता है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड। अब समझिए ब्रह्मांड को, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या बोला गया है? तो अगर आप खुले आकाश में देखें तो तारों से भरे खुले आकाश में अगर आप देखते हैं तो एक ओर से दूसरी तरफ तक जो है तारों का बहुत बड़ी जो है फैली हुई सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पूरा एक पथ दिखाई देता है। और ये जो चमकदार पथ होता है, मतलब एक तरह से बोले तो ये करोड़ों तारों का एक समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? करोड़ों तारों के समूह को। हमारी आकाश गंगा का नाम जो है मंदाकिनी भी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, मतलब जो भाग हम पृथ्वी से देखते हैं, उसे जो है मिल्की वे कहते हैं। मतलब कहने का है जो आकाश गंगा है और जो मंदाकिनी है, मिल्की वे एक ही का नाम है, ठीक है। आकाश गंगा को ही बोलते हैं, मिल्की वे भी, मंदाकिनी भी। अब इसका आकार पूछा जाता है, इसका आकार कैसा है? तो याद रखिएगा सर्पिलाकार तस्तरी के जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। किसमें? आकाश गंगा में लगभग 1 अरब तारे हैं और हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा का जो है भाग है।
इस प्रकार जो है करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर जो है एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखिए, आकाश गंगा जो है, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जो पृथ्वी से जो भाग दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार, ठीक है। और करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। मतलब ब्रह्मांड का निर्माण जो है कौन करता है? बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर, मतलब करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर। और करोड़ों तारों का जो समूह है उसे आकाश गंगा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? करोड़ों तारों का समूह आकाश गंगा कहते हैं और करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब ब्रह्मांड जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आप इस पृथ्वी को लें तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो है हमारा क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल किसका भाग है? पृथ्वी जो है सौरमंडल का भाग है, ठीक है, सौरमंडल का भाग है। अब इसके बाद जो है क्या आता है? आकाश गंगा। आकाश, क्योंकि ये क्या है? आकाश गंगा। ये जो है करोड़ों तारों का समूह है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा क्या आता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, जो कि करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे समझिएगा प्रकाश वर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष सह हीज लमंत बद, ये सब छोड़िए, इसको कोई नहीं। जो है यह दूरी मापने की इकाई है। मतलब प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापने की इकाई है। तो एक चीज़ याद रखिए, जो प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो दूरी मापने की इकाई है और अंतरिक्ष में एक वर्ष में जो उसने दूरी तय किया है उसे जो क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। आगे क्या है? हमारी आकाश गंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1,00,000 वर्ष होता है। मतलब समझ गए होंगे, प्रकाश जो है क्या है? दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। और अंतरिक्ष में, प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में जो उसने दूरी तय की होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। अब यहाँ पे आकाश गंगा की बात की जा रही है। हमारी आकाश गंगा इतनी बड़ी है, क्यों बड़ी है? क्योंकि करोड़ों तारों का समूह मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करता है और ये इतनी बड़ी है कि प्रकाश की गति से चलने पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे, ठीक है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। 1 मिनट। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जान लीजिए। तो इसमें क्या बोला गया है? आज से 13 अरब वर्ष पहले जो पूरा ब्रह्मांड है वो कैसा था? बहुत ही गर्म था और छोटे छोटे गोले के रूप में था, ठीक है। अधिक गर्मी के कारण और सघनता के कारण इसमें अचानक से क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट को, मतलब ये जो विस्फोट हुआ, इस विस्फोट को क्या कहा गया? बिग बैंग कहा जाता है। तो जो विस्फोट के बाद ब्रह्मांड जो है तेजी से क्या हुआ? फैलने लगा। और ये फैलाव जो है आज भी देखने को मिलता है, मतलब ये आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना कुछ करोड़ों वर्ष के बाद जो है तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। तो कहने का मतलब है, जो बिग बैंग जिसको कहा गया है, मतलब 13 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड है एक गर्म और सघन छोटे गोले के रूप में था। इसमें अत्यधिक गर्मी के कारण जो है इसमें अचानक विस्फोट हुआ और ये विस्फोट के बाद जो है इसमें फैलाव होने लगा। और ये फैलाव आज भी जो है जारी है, आज भी देखने को मिलता है। और ये जो घटना है बिग बैंग की घटना कुछ करोड़ वर्ष बाद जो है तारों और आकाशगंगाओं का इसके बाद जो है निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैसों और धूल कणों से बने विशाल जो है बादल इकट्ठे होने लगे आकाशगंगा में, ठीक है। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, धूल कण से बने विशाल जो है बादल इकट्ठे होने लगे। फिर आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को जो है क्या कहा गया? निहारिका कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी? 13 अरब वर्ष पूर्व जो है ब्रह्मांड जो है हमारे किससे? एक गर्म और सघन छोटे गोले की तरह था, लेकिन अचानक से इसमें जो है गर्मी के कारण एक विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद जो है ये फैलने लगा। और फैलते फैलते जो है विस्फोट के बाद जो इसमें इतना ये फैलने लगा कि ये फैलाव आज भी जारी है। और बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ों वर्ष बाद जो है तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के निर्माण में किसका जो वो है? तो हाइड्रोजन, हीलियम गैस, धूल कण के बने विशाल बादलों के गोले, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? निहारिका।
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रही। अब आता है आकाशगंगा के केंद्र में सबसे दूर जो स्थित है, आकाशगंगा के केंद्र में सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये याद रखिएगा 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। अगर मंदाकिनी से पृथ्वी तक इसका प्रकाश पहुंचना हो तो कितना 1000 करोड़ वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। मतलब जो प्रकाश है आकाशगंगा के ही एक ओर से दूसरी ओर पहुंचने में जो है कितना समय लगेगा, 1 लाख। और जो मंदाकिनी है प्रकाश के आकाशगंगा के केंद्र में स्थित मंदाकिनी से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो है 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको लिख लीजिएगा। प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और फिर यह सौर मंडल को पार करने में जो है इसको कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। क्या इसके दूरी तय करने की कितना है, क्या इकाई है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। क्या गति है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। एक मिनट कहाँ गया, वेट। आगे क्या है, वेट। अब इसे समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा से लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है और ये जो है आकाशगंगा में लगभग जितने अरब तारे हैं उनमें से जो है एक सूर्य भी है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, मतलब 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी जो है आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ था। मंदाकिनी क्या है, आकाशगंगा के एकदम केंद्र में स्थित है और वहाँ से पृथ्वी तक आने में कितना 1000 करोड़ जो है टाइम लगता है, 1000 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारा जो है सूर्य का जो जन्म हुआ था। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र में ही जो है क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो अगर ये सब तो चीज़ें हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कृष्ण बीवर के बारे में, वो समझ लीजिए। ठीक है, और बाकी ये जो बुकी है, अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है इंपॉर्टेंट तो आप उसको अपने हिसाब से, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। वही मेरी कोशिश है कि टू द पॉइंट्स में आप लोगों को चीज़ें पता चले। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बता रही हूँ तो उसको लिखते भी जाइएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बोलती हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ग्रहों के बारे में बताया कि सबके जो है कौन कौन से उपग्रह हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। कृष्ण बीवर के बारे में जान लीजिए। कृष्ण बीवर क्या है, तो ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है, ब्लैक होल के बारे में बता रहा है। ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है। मतलब कि ब्लैक होल जो है सूर्य के केंद्र में, मतलब उससे जो एक सूर्य से जो एक प्रकाश निकलता है वो जाकर एक केंद्र में स्थित होगा, कहीं पर जाकर कहीं ना कहीं रुकेगा ना, तो जिसका बहुत अधिक भार और द्रव्यमान एक अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है और इसका घनत्व तो बहुत ही अत्यधिक होता है। इस कारण जो है ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल पे इतना शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो एक जगह पे जाके वो जल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, इसलिए उसको ब्लैक होल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका घनत्व जो है बहुत ही अत्यधिक होता है, इसके कारण जो है ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली हो जाता है, कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने ऊपर पड़ने वाला प्रकाश भी नहीं। क्या, अपने ऊपर पड़ने वाला प्रकाश भी नहीं। आगे देखते हैं, आगे उसको जो है क्या वो कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसमें जाने वाला प्रकाश भी इससे क्या हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता। तो बाहर नहीं आ पाता तो जल जाता है, जिसको जो ब्लैक होल की संज्ञा दी गई है। इसके स्थान पर केवल एक काला रंग दिखाई देता है, इसलिए इसे जो है कृष्ण बीवर और ब्लैक होल कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है, कोई भी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं डे बाय डे जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ और बस अपना सपोर्ट करते रहिए। आप लोग बस पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। और इस बार का जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और कमिंग जो है सी टेट आने वाला है, उससे जो है अपना निकाल लीजिए। मेरी बस यही कोशिश है। ज़रूरी नहीं कि आप सब्सक्राइब करें तभी वो होगा, बस पढ़ने का है तो कहीं से भी पढ़िए। बस हाँ, एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा करूं। और सब्सक्राइब करना तो कर लीजिए, नहीं तो बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।